ब्रिटिशों के आने से पहले आदिवासी समुदाय जंगलों, पहाड़ी और नदियों से गहरे रूप से जुड़े रहते थे। उनका जीवन प्राकृतिक चक्रों, परंपरागत रीति रिवाजों और सामूहिक उत्तरदायित्व से संचालित होता था। अधिकतर जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करती थी ताकि मिट्टी स्वाभाविक रूप से पुनः उपजाऊ हो सके। जंगल उन्हें फल, कंद, लकड़ी, औषधियों और शिकार के लिए जानवर प्रदान करते थे। वे प्रकृति की पूजा करते, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते और विवाद समाधान व संस्कृति संरक्षण के लिए प्रमुखों का पालन करते। उनकी अर्थव्यवस्था सरल थी, जिसमें वस्तु विनिमय, साझेदारी और सहयोग प्रमुख थे। भूमि, पानी और संसाधन पूरे समुदाय के थे। किसी एक व्यक्ति के नहीं, प्रकृति के साथ संतुलित संबंध उनकी पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखता था। देखो, बात को समझने का प्रयास करो कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो ये आदिवासी जो लोग हैं ना, जंगल में रहने वाले, ये बड़े खुश थे। जंगल में रहते और जंगल से ही सारी अपने जीवन यापन करते। कंदमूल फल खा लिया और यहीं पे अपनी त्यौहार मना लिए, मस्त रहते थे क्योंकि कोई रूल उन पे लागू नहीं होता था, अपने अपने परंपराओं में जीते थे। जब से अंग्रेज आए, उन्होंने जंगल में रहना इनका मुश्किल कर दिया, उनको मजबूर कर दिया, मजदूरी करने के लिए अपने उनको मजबूर कर दिया कि तुम जंगल छोड़ दो। तो इन्होंने विद्रोह भी किया। बिरसा मुंडा है, वो कहानी से जुड़ी हुई। ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ नए लोग जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने लगे। इन बाहरी लोगों को डीकू कहा जाता था और इसमें साहूकार, व्यापारी, ब्रिटिश अधिकारी और मिशनरी शामिल थे। उन्होंने आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप किया, कर लगाए, जंगलों पर नियंत्रण किया और आवाजाही पर रोक लगाई। साहूकार ऊंचा ब्याज लेते, कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन, पशु और घरेलू सामान तक छीन लेते थे। व्यापारी जंगल उत्पाद सस्ते में खरीदते और महंगे में बेचते थे। जंगल कानूनों ने पारंपरिक शिकार, चराई और झूम खेती को अवैध बना दिया। आदिवासी अपने ही क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं रहे और शोषण बढ़ने से उनका जीवन कठिन होता गया। उनका सांस्कृतिक संतुलन टूटा, भूख बढ़ी और असंतोष फैल गया। तो कुल मिला के इन एक दो अंग्रेजों ने, बड़ियों ने, इन सब ने जंगलों में प्रवेश किया और इनके सांस्कृतिक जीवन का नाश कर दिया, इनको कर्जे में फंसा लिया, इनको बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश जंगल कानूनों ने आदिवासियों का जंगलों से संबंध पूरी तरह बदल दिया। अनेक जंगल आरक्षित वन घोषित कर दिए गए, जहां आदिवासी न तो लकड़ी इकट्ठी कर सकते थे, न पशु चराने दे सकते, न शिकार कर सकते थे और न ही झूम खेती कर सकते थे। उन्हें बहुत कम मजदूरी पर वन विभाग के लिए पेड़ काटने और लकड़ी ढोने का काम करना पड़ा। उनका आत्मनिर्भर जीवन टूट गया और ब्रिटिश अधिकारियों पर निर्भरता बढ़ गई। पारंपरिक आजीविका नष्ट हो गई, जिससे पलायन, गरीबी और भूख बढ़ी। कुछ जनजातियों को अपराधी जनजाति तक घोषित कर दिया। जंगल कानूनों ने न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था बल्कि प्रकृति से उनका आध्यात्मिक संबंध भी तोड़ दिया। जब शोषण बढ़ा तो आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन और डीकुओं का विरोध शुरू किया। डीकू शब्द का मतलब क्या है? अंग्रेज और ये बनिए लोग जो उनको जिंदगी में बर्बाद कर रहे थे। अनेक विद्रोह हुए, जैसे संथाल विद्रोह, खोंड प्रतिरोध, मुंडा आंदोलन। इनका मानना था कि उनकी भूमि पवित्र और किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करनी चाहिए। वे ऊंचे कर, बेगारी, कर्ज के दबाव और जंगलों के हरण के खिलाफ लड़े। ये विद्रोह केवल हिंसा नहीं बल्कि गहरे असंतोष और अपनी पहचान की रक्षा के संकल्प के प्रतीक थे। अनेक जनजातीय नेता सामने आए जिन्होंने एकता और साहस का संदेश दिया। इन संघर्षों ने भविष्य के औपनिवेशिक विरोध की नींवें रखी। 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा एक अत्यंत शक्तिशाली जनजातीय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने उनगुलान नामक एक स्वर्ण युग का स्वप्न देखा, एक ऐसा समय जब आदिवासी बिना ब्रिटिश शासन, बिना साहूकारों, बिना बेगारों और बिना शोषण के स्वतंत्र जीवन जी सके। उन्होंने अपने लोगों को डीकुओं के प्रभाव से मुक्त होने, अपनी परंपराओं को शुद्ध रखने और अपने गौरवशाली पारंपरिक जीवन में लौटने का संदेश दिया। बिरसा का विश्वास था कि भगवान ने उन्हें अपने पूर्वजों के खोए राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए चुना है। उनके आंदोलनों ने जनजातियों को एकजुट कराया, आत्मविश्वास लौटाया और उज्जवल भविष्य की आशा जगाई। भले ही बिरसा कम आयु में चल बसे, पर उनकी विचारधारा ने विशाल सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। तो बिरसा मुंडा कहानी मैंने बताई थी एक बार
कि जब ये अंग्रेज इनके वनों को काटने लग गए, इनको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जंगल में रहने नहीं देंगे और तुम्हारे पशुओं को नहीं चढ़ने देंगे, टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें हमारे रेलवे लाइन पे काम करना पड़ेगा, तो ये बेचारे चिढ़ गए। इसके विद्रोह, संथाल है, कोंड विद्रोह है और ये बिरसा मुंडा विद्रोह इसी के परिणाम है। बिरसा मुंडा एक लड़का, जनजातीय लड़का था, तो जब उसको पता चला यार अंग्रेज हमको बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में कहा कि मेरे में बहुत शक्ति है, मेरे को गोली नहीं लग सकती, मेरे को तोप नहीं फोड़ सकती और मैं कैसे भगवान का बेटा और ये सब कर दिया। ऐसे होते हैं ना अपने बैरू बोमिया टाइप का, ऐसे शक्तिशाली, तो उसी टाइप से बन गया। तो लोगों ने इस विश्वास किया। खैर इसने विद्रोह बहुत शानदार किया, लोगों ने एकजुट किया, इनको संचार जागरूकता दिलाई, लेकिन वास्तव में अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया, फांसी लटका दिया। डीकू कौन थे? उसका मतलब है आउटसाइडर, जंगल के बाहर से जो भी आदमी इनको तंग करने आते वो डीकू। उलगुमान का अर्थ क्या है? ग्रेट टमल्ट रिवोल्यूशन। उलगुमान का मतलब है बड़ा विद्रोह। बिरसा किस जनजाति से थे? मुंडा। जंगल कानूनों के तहत कौन सी गतिविधि प्रतिबंधित थी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अंग्रेज क्या, आदिवासी लोग क्या करते थे? पेड़ जलाया, वहाँ खेती की, फिर 2-4 साल बाद अगली जगह पेड़ जलाया, खेती की, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। आदिवासी क्यों विद्रोह करते थे? एक्सप्लोइटेशन के कारण। किसी कारण? एक्सप्लोइटेशन, लेकिन शोषण करते थे। किसने आदिवासियों को कर्ज में डाला? तो वो तो डिक्रूज ने। आदिवासियों का मुख्य कार्य क्या था? वो काम क्या था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन आदिवासियों का मुख्य काम था। बिरसा का आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? वो है उलगुमान। ब्रिटिश जंगल कानूनों ने किसे रोका? वो है हंटिंग एंड ग्रेजिंग ने। उसके बाद आदिवासी बिरसा को क्या मानते थे? मसीहा मानते थे। कुछ है, ब्रिटिश शासन से पहले आदिवासियों का जीवन का वर्णन करो। अंग्रेजों को आने से पहले आदिवासी लोग खुश थे, प्रसन्न थे, आनंद से रह रहे थे, कोई कलेश नहीं था। जब से अंग्रेज आए इनका जीवन का नाश हो। उसके बाद क्या है, जैसे कि बिरसा मुंडा किस प्रकार से लीडर बना, पूरी कहानी तुम्हें बताई थी मैंने ये बात।